ओनली आईएएस में अराउंड जब से पॉल साइंस स्टार्ट किया तब से मोस्टली ओनली आईएएस को मैं रेफ़र कर रहा था। मैंने ओनली आईएएस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उनके मॉक इंटरव्यूज़ था, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा एज इन फीडबैक में। एंड जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछे, कपल ऑफ क्वेश्चंस गॉट रिपीटेड इन सम वे और द अदर इन द फाइनल इंटरव्यू। ऑन टॉप ऑफ दैट ओनली आईएएस ने क्या एक एडिटोरियल्स निकालता है अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2 आर्टिकल्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट बेनिफिटेड मी रियली वेल फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। हेलो, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ शुभम शुक्ला हैं जो ऑल इंडिया रैंक 43 सिक्योर किए हैं यूपीएससी सीएसई 2021 में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई शुभम, आपकी उपलब्धियों के लिए। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें, बेसिक, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है, एकेडमिक क्या रहा है आपका और ऑप्शनल क्या रहा है आपका। Hello everyone, this is Shubham Shukla and I'm 27 years old. This was my 4th attempt at this examination. I am a graduate engineer from manufacturing engineering from BITS Pilani, and this was my 4th attempt at this examination, as I have said, and my optional is political science and international relations. ओके, तो शुभम, मेरा बहुत एक पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि हम सुनने को मिलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई निकाल लिया, कोई सेकंड में निकाला, कोई फोर्थ में निकाला, तो आपने बेसिकली फोर्थ अटेम्प्ट में निकाला है। तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो पेशेंस है उसको कैसे आपने मेंटेन किया, क्योंकि इतने में बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं और तरह तरह के ख्याल आते हैं, होप भी गिरती है, होप बढ़ती भी है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? मैं फुटबॉल फ़ैन हूँ एंड फुटबॉल में आई सपोर्ट FC बार्सिलोना। तो देयर वाज दिस टाइम बिफोर द वेरी इंपॉर्टेंट मैच विद PSG। तो हमारा एक फुटबॉल प्लेयर था नेमार, उसने एक चीज़ बोली थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक जगह लिखी थी अपने रूम में कि इवन इफ़ आई हैव 1% होप आई हैव 99% फेथ। मुझे भरोसा था कि एक दिन हो जाएगा, इट माइट बी टेकिंग टाइम। कुछ गलतियाँ मेरे एंड से थी, कुछ गलतियाँ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट देन मुझे पता था, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली डिग्ड इन डीप। सो आई न्यू दैट एक ना एक दिन होने वाला है, बट वो उस एक दिन के लिए वेट करना था मुझे बस। ओके, जैसे कि हम लोग जब भी टॉपर्स का नाम आता है या फाइनल रिजल्ट आता है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि स्ट्रैटेजी या मंत्रा, और मार्केट में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक कहते हैं मिथ क्रिएट किया गया है। तो मैं सिंपली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिंपल अप्रोच क्या रही और आपने अपनी क्या लर्निंग्स निकाली जो भी आपने 4 अटेम्प्ट दिए? बेसिक चीज़ें यही रही कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। यू डू नॉट नीड टू राइट वेरी कम्प्लेक्स स्टफ। सिंपल इंग्लिश में डायग्राम्स बना के, एग्जाम्पल्स दे के, डेफिनेशन दे के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बेसिक चीज़ आपको कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ मगअप कर लें, मगअप से नहीं होगा। क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हद तक एप्लीकेशन ओरिएंटेड टाइप के आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप मगअप करेंगे तो आप बहुत गंदा फंस सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है कि समझना है, चीज़ों को समझ के आंसर करना है, एंड जहाँ आंसर नहीं कर पाए तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे जाके आंसर करना है। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन माई स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। ओके, एक बेसिक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। आई थिंक आप ऑब्वियसली इतने कम टाइम में सब कुछ एलोबरेट नहीं कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो अगर शॉर्ट में बताना हो, एक नया एस्पायरेंट जब आता है इस जर्नी में, यूपीएससी में, तो वो उसको समझ नहीं आता है। वो लक्ष्मीकांत उठाता है, स्पेक्ट्रम उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है, बट उसमें भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, एक टाइम पे बाइफरकेट करना पड़ता है। उस चीज़ को शॉर्टलिस्ट कैसे करें? अगर आप बोलेंगे PYQ का एनालिसिस करें या सिलेबस का, तो वो कैसे करें? क्योंकि ये सब बता देते हैं, बट कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो थोड़ा सा उसको आप अगर एलोबरेट कर दें। अगर हम प्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर आर कपल ऑफ टॉपिक्स जो आपके बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम पॉलिटी हो गया, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में रोल ऑफ गांधी जी। तो ये सब टॉपिक्स आपके यूपीएससी के ट्रेडिशनली फेवरेट रहे हुए हैं, तो इनसे आपको क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि आपको बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है, इन चीज़ों पे कुछ ज़्यादा अच्छे से एम्फेसाइज करना है। एंड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस प्रॉब्ली दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर इन द बुक्स एंड एवरीथिंग। तो व्हाट आई बिलीव कि बेसिक बुक्स को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, और बहुत ज़्यादा सोर्सेज मत करिए। मैक्सिमम 1 या 2 सोर्सेज एक चीज़ के रखिएगा, तो एंड उन्हीं को बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा, तो दैट विल बी वेरी मच बेटर देन आप 7-8 चीज़ों को पढ़ रहे हैं और एक बार भी रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। that is what has been my mantra, and that is what I have stick to like. Okay, एक और क्वेश्चन है कि NCERT को लेके बहुत हाइप क्रिएट रहता है। क्या बिना NCERT के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, या उसका कुछ एक लॉजिक है अलग ही? ये बोलना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। मैंने पर्सनली पूछेगा तो कुछ सब्जेक्ट्स में NCERT रेफ़र की हैं, जोग्राफी हो गया, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, एंड कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने NCERT रेफ़र नहीं की थी, फॉर एग्जांपल पॉलिटी। तो इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोगों की अलग स्ट्रैटेजी है, एंड लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, सबके ऊपर डिपेंड करता है। सुनिए सबका, करिए खुद का, बट देन
ऐसा मत कर दीजिए कि लाइक इट विल बी वेरी आउट ऑफ द ब्लू फॉर यू एंड बाद में आपको रिग्रेट होने लग जाए. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस प्रिपरेशन में आपने बहुत लंबी जर्नी देखी है, 4 साल की तब भी. तो इस जर्नी में कहीं ना कहीं आपके अप्स एंड डाउन आए होंगे. तो इस जर्नी में बहुत लोगों को फाइनेंशियल इशू आता है, मेंटल इशू आता है, हेल्थ इशू आता है, मतलब हर तरह का स्ट्रगल आ सकता है. तो क्या आपने कोई एक ऐसा स्ट्रगल झेला और उससे आपने कैसे लड़ा और कैसे आप उससे निकल के इस जगह तक पहुँचे आप? फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़रूरी है. जब के कुछ दोस्त हो गए अगर मतलब इस टाइप का, तो कोई अच्छे मित्र हो गए तो उस टाइप का आपका सपोर्ट एक अच्छा बहुत ज़रूरी हो जाता है. बट फिर भी कभी कभी लाइक यू बार बार आप फेल कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पाए, तो इट माइट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. What I would advise all of you कि do not ignore that. If you are feeling alone, go and talk to people. This exam is not life. It's a part of life. जीवन में और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. Talk to people. ज़रूरत पड़े तो get medical help, get professional help. There's nothing wrong with this. अपने आप को कंट्रोल में रखिए. Just treat it as an exam and the exam will treat you as a human. बस, nothing more than that. ओके, अगर हम लोग आपसे पहले मुलाकात मेरी हुई थी मॉक इंटरव्यू में ओनली है इसके. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट रहा है आपके उसमें मे बी इंटरव्यू में. सो आपको मॉक इंटरव्यू और ओनली आईएएस के जो अदर भी फ्री इनिशिएटिव हैं, जो अदर इनिशिएटिव हैं, उससे आपको कैसे हेल्प मिली? ओनली आईएएस में अराउंड जब से पॉल साइंस स्टार्ट किया तब से मोस्टली ओनली आईएएस को मैं रेफ़र कर रहा था. मैंने ओनली आईएएस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उनके मॉक इंटरव्यूज़ था, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा एज इन फीडबैक में. एंड जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछे, कपल ऑफ क्वेश्चंस गॉट रिपीटेड इन सम वे और द अदर इन द फाइनल इंटरव्यू. ऑन टॉप ऑफ दैट ओनली आईएएस ने क्या एक एडिटोरियल्स निकालता है अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2 आर्टिकल्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट बेनिफिटेड मी रियली वेल फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल. मैंने कुछ स्कॉलर्स को आंसर्स में भी कोट किया था, विच आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव डन, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी स्कोर समथिंग गुड. आई ऑफिशियल मार्कशीट तो आउट नहीं हुई अभी तक, तो मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा. एंड इन एडिशन टू दैट टू द एडिटोरियल्स, मैंने आपके जो नोट्स थे ओनली आईएएस के, उसको रेफ़र किया है कई बार जब मैं अपने नोट मेकिंग में था और कहीं फंस जा रहा था एज इन. तो उसमें मैंने कई बार से, मुझे याद है थ्योरी ऑफ जस्टिस, मुझे जब नोट्स बना रहा था अपने पर्सनल नोट्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्सेज इधर उधर से नहीं मिल रहा था. मैंने ओनली आईएएस की वो जो PDF थी उससे थ्योरी ऑफ जस्टिस पे नोट्स बनाए थे. तो कपल ऑफ मोर टॉपिक्स भी होंगे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट दीज आर सम एरियाज दैट हैव ओनली आईएएस हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल. ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट डे से उनको आंसर राइटिंग करने के लिए दे दिया जाता है. बट मुझे लगता है कि जब उसके पास कंटेंट ही नहीं है, स्टैटिक पार्ट कंप्लीट ही नहीं है, तो वो आंसर लिख कैसे सकता है? तो आपके अकॉर्डिंग कब से आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहिए और आपने कब से स्टार्ट किया? मुझे ये लगता है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ बिना बेसिक नॉलेज के कुछ आइडियाज़ के आप आंसर राइटिंग करने जाओगे, फंस जाओगे. तो आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर समवन हु इज एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ विद दिस यूपीएससी प्रिपरेशन. आप आंसर राइटिंग लेट्स से 3-4 महीने जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने का कगार पे होता है, तब आप उस समय के आसपास से आंसर राइटिंग स्टार्ट करना वुड बी अ स्मार्ट थिंग. बिकॉज मान लीजिए कुछ इंटर रिलेट करके आपको आंसर लिखना पड़ गया, तो यू कैन रिलेट A to Z. वैन अब मान लो आपने A to लेके J तक ही पढ़ा है, तो आप A to Z रिलेट नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि जब 3-4 महीने हो जाए आपके क्लासेस में, आप एक साथ स्ट्रीमलाइन हो गए हो, तब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके, अगर प्रीलिम्स की मॉक की बात करें तो कितने देने चाहिए और उसको देने के बाद क्या प्रोसेस होना चाहिए? अभी हालांकि प्रीलिम्स आने वाला भी है, तो थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगी बच्चों को. ओके, सो मेरा प्रीलिम्स का मॉक देने का तरीका बहुत वियर्ड था, मतलब प्रॉब्ली द वियर्डेस्ट तरीका. एंड मैं क्या करता था, कन्वेंशनली लोग क्या करते थे, 2 घंटा का टाइमर लगाते थे, सॉल्व करते थे, वो करते थे. मेरा ऐसा नहीं था. मैं मॉक उठाता था, सामने सोल्यूशन खोलता था, क्वेश्चन 1 देखता था, क्वेश्चन 1 मैंने किया, इमीडिएटली मैं आंसर देखता था, सही आंसर आगे बढ़ो. क्वेश्चन 2 सेम. क्वेश्चन 3 अगर गलत हो जाता है तो मैं उसका इमीडिएट क्वेश्चन को मार्क कर देता हूँ, इमीडिएटली उसे सोल्यूशन पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या गलत किया, और फिर 1 हफ्ता या 4-5 दिन बाद आके जो मार्क्ड क्वेश्चन हुए मेरे, उनको रिवाइज करता हूँ. तो दिस इज़ बीन माई स्ट्रैटेजी. अगेन देयर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन प्रीलिम्स एंड हैव हैड अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, और जो स्टडी मटेरियल को लेके हमेशा पैनिक होते हैं लोग, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो इसको आपने कैसे नियंत्रण रखा, मतलब एक कन्फाइंड कैसे किया आपने? मुझे याद है जब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, तो मैंने कुछ टॉपर्स के टॉक्स और ये देखे थे ऑनलाइन और स्ट्रैटेजीज पढ़े थे, तो उन्होंने यही बोला था कि बहुत सारा चीज़ करने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो वही आई केप्ट माई रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड, बहुत बेसिक चीज़ों पे रखा था और उन्हीं को बेसिस में बार बार रिवाइज करता था. ओके, सो आई होप बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी आपके इस सेशन से, और मैं ये भी होप करता हूँ कि हम जल्दी ही कोई और सेशन भी करेंगे इनके वेलबींग के लिए, जिनकी इनकी प्रिपरेशन जो और सही डायरेक्शन में जाए. थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच.